नमस्कार। भारत में आरक्षण ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे हमेशा बहुत बहस होती है। लेकिन एक सवाल है जो शायद बहुत लोगों के मन में आता होगा। क्या कोई कैंडिडेट जो रिजर्व्ड कैटेगरी से है वो अपनी मेरिट के दम पर जनरल सीट भी ले सकता है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसी सवाल पर एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। तो आज हम इसी फैसले को आसान भाषा में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस बड़े फैसले से जिसने इस पूरी बहस को एक नई दिशा दे दी है। ये फैसला सीधे सीधे सरकारी नौकरियों में बराबरी के मौके से जुड़ा हुआ है। सवाल देखने में तो बहुत सीधा लगता है ना, कि क्या एक रिजर्व्ड कैटेगरी का कैंडिडेट एक अनरिजर्व्ड यानी जनरल सीट पर नौकरी पा सकता है? पर इसका जवाब उतना सीधा था नहीं। इसी एक सवाल पर एक लंबी कानूनी लड़ाई चली जो घूम फिरकर आखिर में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? जवाब था बिल्कुल साफ और सीधे शब्दों में हाँ। जी हाँ, कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया कि मेरिट यानी कि योग्यता किसी भी कैटेगरी की पाबंद नहीं है। तो इस फैसले का मतलब क्या है? देखिए, कोर्ट ने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवार अनरिजर्व्ड पोस्ट के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि उनके नंबर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कट ऑफ से ज्यादा होने चाहिए। मतलब अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी का कैंडिडेट अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से जनरल कैटेगरी के कट ऑफ को पार कर लेता है तो उसे वही सीट मिलेगी। सीधी सी बात है, आरक्षण का फायदा मिलना उन्हें मेरिट पर कंपीट करने से नहीं रोक सकता। अब देखिए, कोर्ट में इस पर दो बिल्कुल अलग अलग तर्क रखे गए। एक तरफ यह कहा गया कि ऐसा करने से रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एक तरह का डबल बेनिफिट या दोहरा लाभ मिल जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना। अदालत का रुख एकदम साफ था। अनारक्षित सीटें, जिन्हें हम जनरल सीटें कहते हैं, वो किसी एक ग्रुप के लिए नहीं है। वो एक खुला मैदान है, एक ओपन फील्ड, जहां कोई भी सिर्फ और सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पर मुकाबला कर सकता है। और यहीं पर एक बहुत आम गलतफहमी को दूर करना जरूरी हो जाता है। ये जो हम बार बार सामान्य सीट या जनरल कैटेगरी बोलते हैं, इसका असली मतलब है क्या? देखिए, जिसे हम आम बोलचाल में जनरल कैटेगरी कहते हैं, उसका सही नाम है अनरिजर्व्ड कैटेगरी या यूआर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये किसी भी समुदाय के लिए आरक्षित नहीं है। ये एक ओपन कैटेगरी है जो हर एप्लीकेंट के लिए खुली है, चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी या जनरल बैकग्राउंड से हों। सिलेक्शन का आधार सिर्फ एक है, मेरिट। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि अनरिजर्व्ड का मतलब क्या है, तो चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। केंद्र सरकार की नौकरियों में ये आरक्षण का गणित आखिर काम कैसे करता है? तो अगर हम केंद्र सरकार की नौकरियों की बात करें तो कोटा कुछ इस तरह बटा हुआ है। सबसे ज्यादा 27% ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। फिर आता है 15% एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए। शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी के लिए 7.5%। और हाल ही में जोड़ा गया 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यानी ईडब्ल्यूएस के लिए। तो इन सबको मिलाकर जो बचता है वो है 40.5%। ये हैं अनारक्षित सीटें जो पूरी तरह से मेरिट पर आधारित है। तो अगर हम इन सारे आरक्षित कोटे को जोड़ दें तो ये आंकड़ा बनता है 59.5%। जी, लगभग 60%। मतलब केंद्र सरकार की आधे से कहीं ज्यादा नौकरियां किसी न किसी तरह के आरक्षण के तहत आती हैं। ये नंबर अपने आप में दिखाता है कि ये पॉलिसी हमारे देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण। लेकिन ये जो सिस्टम आज हम देख रहे हैं, ये रातों रात नहीं बना है। इसके पीछे दशकों का एक लंबा इतिहास है, जिसमें कई आयोग बने, बड़े बड़े अदालती मामले हुए और संविधान में कई बार बदलाव भी किए गए। आइए इस सफर के कुछ सबसे जरूरी पड़ावों पर नजर डालते हैं। कहानी शुरू होती है 1979 से, जब मंडल कमीशन बना, जिसका काम था सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना। फिर आया साल 1990, जब वीपी सिंह सरकार ने इसकी रिपोर्ट लागू की और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की, जिससे देश में एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक तूफान आ गया। इसके ठीक 2 साल बाद 1992 में इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को तो सही ठहराया, लेकिन एक 50% की ऊपरी सीमा लगा दी। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। 1995 में 77वें संशोधन के जरिए एससीएस और एसटीज के लिए प्रमोशन में आरक्षण लाया गया और फिर 2019 में 103वें संशोधन के साथ ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण आया, जिसने पहली बार उस 50% की सीमा को तोड़ा। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि आखिर आरक्षण की मूल भावना क्या थी। जैसा कि इस कोर्ट में कहा गया है, इसका मकसद गरीबी हटाना नहीं था। यह एक अफर्मेटिव एक्शन था, एक सकारात्मक कदम, ताकि उन समुदायों को सामाजिक और शैक्षिक बराबरी दी जा सके जो सदियों से पीछे छूट गए थे।
इतने सालों के बाद और इतने बदलावों के बावजूद आज भी आरक्षण को लेकर एक बहुत बड़ी बहस चल रही है और इस बहस में इसके भविष्य को लेकर कई बड़े सवाल उठाए जाते हैं। तो आज के समय में वो कौन से बड़े सवाल हैं जिन पर बहस हो रही है? पहला सवाल तो यही है कि क्या आरक्षण का जो असली मकसद था, सामाजिक बराबरी लाना, वो पूरा हो पाया है? दूसरा, क्या अब समय आ गया है कि इस पूरी पॉलिसी का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू हो, इसकी नए सिरे से समीक्षा की जाए? एक और बड़ा सवाल उठता है क्रीमी लेयर को लेकर। क्या ओबीसी की तरह ही एससी और एसटी समुदायों में भी जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं, उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहिए? और आखिर में शायद सबसे चुभता हुआ सवाल कि क्या ये पॉलिसी अब सामाजिक न्याय का एक जरिया कम और एक राजनीतिक टूल ज्यादा बन गई है? तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आके रुक जाते हैं। आरक्षण जिस लक्ष्य के साथ शुरू हुआ था, क्या वो लक्ष्य हासिल हो गया है या फिर समय के साथ इसका रास्ता ही कहीं और मुड़ गया है? इन सवालों का कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन इन पर सोचना और बात करना बहुत जरूरी है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो पर